मेरा ये सवाल रहेगा कि गवर्नमेंट ने जो अभी लेटेस्ट बजट पेश किया है, इसमें सोसाइटी के जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन होते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड, तो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए सरकार जो भी दे रही थी बजट में एलोकेशन, उसको स्टेबल रखती है, कुछ बढ़ाती नहीं है। जबकि हम ये देखते हैं कि बच्चों में स्टनिंग, वास्टिंग और नाटापन की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं और इसमें पोषण तत्वों की बढ़ाने की आवश्यकता है सरकार को। तो अमन जी, आपने जितना एनालिसिस किया ओवरऑल तो सारी चीज़ें कवर कर लिया आपने। मतलब कुछ ऐसा डायमेंशन मुझे नहीं लगता जो बचा है। लेकिन एक जो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर रहता है हेल्थ का, स्वास्थ्य का, और यहाँ पे एक फेमस सेइंग भी है, जान है तो जहान। तो अमन जी, जो ये कल बजट आया है, इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो बजट गवर्नमेंट ने दिया है, क्या ये बजट सफिशिएंट है? और ये बजट टोटल जीडीपी का कितना है? और ये जो नई आईआईटीज़ की बात कर रहे हैं, उसमें जो सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, या फिर नई आईआईटीज़ ये डेवलप करेंगे, नई आईआईटी ये खोलेंगे? और मेडिकल की फील्ड में साथ ही साथ जो ये नई सीटों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्या ये नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे या फिर उसी में सीट को मर्ज कर देंगे, उसी में सीट को बढ़ा देंगे? चलिए ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। जैसा कि इनका रहा है मेनली एजुकेशन, मतलब रिसर्च पे क्या खर्चा गवर्नमेंट करने वाली है। मान लीजिए हम एग्रीकल्चर पे खर्चा कर रहे हैं और वो खर्चा ऐसे कर दें कि कैनाल बनवा दें, किसानों को 6,000 रुपया बंटवा दें। अगर खर्चा यही है और अगर हम लोग चाहें कि इसी को बढ़ा दें, 6,000 से बढ़ा के 10,000 कर दें, और उससे गवर्नमेंट की खर्चा तो बढ़ जाएगी, दिखेगी कि गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? टैक्स छूट गया, ठीक है ना। एक तो इसका भी, ये भी कुछ लोगों को बता दीजिए, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे 12 लाख रुपए की सैलरी इनकम हुई तो उसमें 0% टैक्स है। फिर आ जाता है कि 0 to 4 लाख पे 0% है, 4 से 8 लाख पे 5% है। तो ये कैसे अंतर डिफाइन करते हैं, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, इनसे ये टैक्स अगर रिवील होता है, मतलब छूट मिलती है 12 लाख पे, तो फिर लोग ज़्यादा पैसा खर्च भी करेंगे, उनकी सैलरी भी उस हिसाब से होती है। पहले ये 7 लाख था, 7 लाख में भी 0% टैक्स हो रहा था, वो 12 लाख हो गए। तो और टैक्सेशन जो लोग दे रहे थे वो और कम हो जाएंगे, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, पिछले वर्ष ही उन्होंने अरे यार, राम, कल निर्मला सीतारमण ने इंडिया का बजट पेश कर दिया और उस बजट में किस तरह की चीज़ें हैं, क्या है, कितना एजुकेशन में है, कितना डिफेंस में है, 12 लाख का स्लैब कैसा है, 0 to 4 लाख 0%, 4 से 8 तक 5%, और किस तरह का क्या क्या चीज़ें हैं, वह सारी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं अमन तिवारी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं और ये रिसर्च स्कॉलर हैं इकोनॉमिक्स से। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि अभी हमारे देश में हाल ही में इंडियन बजट पेश किया गया है और ये हमारे देश का अमृत काल का तीसरा बजट है। अमृत काल जो कि 2023-24 से काउंट किया जाता है, वो हमारे अमृत काल का पहला बजट था। उसके बाद ये 2025-26 का बजट, ये अमृत काल का तीसरा बजट माना जाता है। चलिए, बजट को और आगे क्या क्या है प्रोविज़न, क्या इस बजट में दिया गया है, आम लोगों के लिए क्या है, वैसे और भी बिजनेस सेक्टर या अगर अदर एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए क्या है, उसके बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ये कब लाया जाता है, सरकारें कैसे लाती हैं इसको, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। बजट जो होता है, बजट एक्चुअली में जो साल चलता रहता है, जैसे कि ये 2025 चल रहा है, तो एक फाइनेंशियल ईयर जैसे 2025 से लेके मार्च 2026 तक रहता है। तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का, आगे की ईयर का, मतलब 2025 से 26 तक का बजट निकाला जाता है 2025 में। इसको पेश किया जाता है 2025 के फरवरी में पहले तारीख को, 1 फेब को हमारा इंडियन बजट पेश किया जाता है, जो कि आगे के 2025 से 26 फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। उससे पहले, उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे एक तरह का देश का एक पिछले साल का डेटा होता है।
पिछले साल अर्थात अगर इंडियन बजट 2025-26 का है तो इकोनॉमिक सर्वे 2024 से 25 का होगा। तो 31 जनवरी को जो सबसे पहला रिपोर्ट पेश किया गया वो इकोनॉमिक सर्वे था, जो कि 2024 से 25 तक का डेटा था। ये जो आया इंडियन बजट, ये हमारा एस्टिमेशन होता है आगे के 2025-26 का। तो ये हम लोग समझ गए कि पहले बजट किस तारीख को और क्या पेश किया गया है। अब हम लोग मोटा मोटी अगर बजट को देखेंगे तो जैसे कि एक मेन डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, उसमें एक पहला होता है बजट एट द ग्लांस, जिसको देखने की आवश्यकता होती है, और दूसरा होता है की हाइलाइट्स ऑफ द बजट। तो बजट एट द ग्लांस में वो सारा डेटा दिया रहता है कि बजट का क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, रिसिप्ट क्या है। खैर इसके बारे में हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़ों को आगे के वीडियोज़ में, लेकिन हम लोग ये बता देते हैं कि बजट एट द ग्लांस में पूरा बजट का डेटा होता है और एक की हाईलाइट होता है। तो की हाईलाइट में एक्चुअली गवर्नमेंट का मंशा क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहती है इस बजट के द्वारा, तो उसको अपने वो थॉट के जरिए लोगों को समझाना चाहती है, तो वो होता है की हाईलाइट्स ऑफ द बजट। तो हम लोग बजट एट द ग्लांस को पहले चर्चा करते हैं। तो बजट एट द ग्लांस से चर्चा करने से पहले तो हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं, फिर हम लोग बजट पे आएंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी देश का उस साल में होने वाले टोटल प्रोडक्शन का मॉनेटरी वैल्यू होता है, मतलब पैसे वाला वैल्यू। हमारे देश का जैसे 2025-26 का हम लोग पूरे चर्चा 2025-26 के लिए करने वाले हैं। तो 2025-26 में जो जीडीपी का एस्टिमेशन है वो लगभग अप्रॉक्सीमेट 350 लाख करोड़ का है। 350 लाख करोड़, इतने का हमारा टोटल जीडीपी का एस्टिमेशन है। और हमारा जो बजट पेश किया गया है उसको अगर हम लोग नंबर में देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वो 50 लाख करोड़ का बजट है। तो इसके अनुसार हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ये पूरा बजट है ये पूरे हमारे जीडीपी का लगभग 14% होता है। 14% जो है हमारे पूरे जीडीपी का वो हमारा बजट है। मतलब जो सरकार इस साल अपने मन से खर्चा करने वाली है हमारे पूरे देश में, वो 50 लाख करोड़ करने वाली है, अर्थात 14% करने वाली है पूरे जीडीपी का। ये पहली बात हुई। अब हम लोग थोड़ा और इसमें डेप्थ में आते हैं, 50 लाख करोड़ को और थोड़ा हम लोग एनालाइज करते हैं। तो 50 लाख करोड़ क्या होता है, ये एक्चुअली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। इसको समझने के लिए पहले हम लोग ये समझते हैं, जैसे कोई भी आम आदमी जब अपने बजट का चर्चा करता है तो पहले इनकम देखता है कि हमारा आय कितना है, उसके अनुसार वो अपना व्यय करने के बारे में सोचता है, मतलब एक्सपेंडिचर के बारे में सोचता है कि भाई हमारा अगर 10 रुपये इनकम है तो हम उस 10 रुपये को कैसे कैसे खर्चा करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो पहले खर्चा सोचती है कि उसको कैसे कैसे खर्चा करना है, फिर सोचती है कि उस खर्चे के लिए जो पैसा आने वाला है वो कहाँ कहाँ से आएगा, वो कैसे लाएंगे, वो हमको सोचना है। तो ये जो 50 लाख करोड़ का बजट है एक्चुअली ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। मतलब गवर्नमेंट 50 लाख करोड़ इस पूरे 2025-26 में खर्च करने वाली है। अब इस 50 लाख करोड़ में कहाँ कहाँ खर्चा करेगी, तो ये जो खर्चा होता है उसको गवर्नमेंट दो भाग में डिवाइड करती है। एक को कहती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक को कह देती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। होता क्या है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस तरह का खर्चा होता है जिसमें गवर्नमेंट जो खर्चा कर दी उसके बदले में उसको कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला है। जैसे हम लोग एक मान लीजिए कोई कंपनी बैठाएंगे या कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो अगर 10 रुपये लगाएंगे तो हम लोग ये सोच के चलते हैं कि उससे कल जाके हमको 15 या 20 रुपये मिलने वाला है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेनली ये हो जाता है जैसे अगर गवर्नमेंट को किसी का सैलरी देना है तो सैलरी से कोई रिटर्न गवर्नमेंट को नहीं मिलता है, वो डे टू डे गवर्नमेंट का एक निश्चित खर्चा होता है, वो गवर्नमेंट को करना ही होता है, तो वो आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर उस तरह का खर्चा होता है जिससे रिटर्न गवर्नमेंट को मिलता है। मतलब आज अगर गवर्नमेंट उस पर खर्चा कर रही है तो फ्यूचर में उसको कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न में भी मिलेगा। तो इसमें जानने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है
कि हमारा अगर टोटल एक्सपेंडिचर 50 लाख करोड़ का है तो उसमें कितना हिस्सा रेवेन्यू में जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है, और कितना हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। ये जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए भी है क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में करेंगे उतना ही हमको फ्यूचर में पैसा रिटर्न की उम्मीद रहती है। और अगर हम अपना खर्चा ज़्यादा रेवेन्यू में करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में करते हैं, तो फिर हमको फ्यूचर में कोई रिटर्न नहीं मिलता है, वो एक नॉर्मल डे टू डे खर्चे के रूप में ही रहता है। तो इसके लिए हमको जानना जरूरी है कि वो 50 लाख करोड़ में कितना हिस्सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है और कितना हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है। तो इस बजट में 2025-26 के बजट के अनुसार जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है वो लगभग 30 से 35 लाख करोड़ का है। जैसे हम बजट एट द ग्लांस में है, 30 से 35 लाख करोड़ का हिस्सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है, और बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना है तो लगभग 14 से 15 लाख करोड़। तो आप इसी से अनुमान लगाइए कि हमारा जो हिस्सा है अभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो बहुत ही कम है। मतलब अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखिए तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ही कम होता है। तो गवर्नमेंट खैर इस पे बहुत सारा कोशिश करती है कि हम कैसे डे टू डे, मतलब जैसे जैसे हमारा बजट ईयर बाय ईयर बढ़े तो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाते चले जाए। खैर ये हमारे लिए खुशी की बात है कि जब हम लोग बजट स्टार्ट किए थे अपना प्रेजेंट करना पहले, तो उस समय कैपिटल एक्सपेंडिचर एकदम ना की मात्रा में होता था, वो हमारा सारा का सारा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही जाता था। लेकिन आज के समय में हम लोग इस एक्सपेंडिचर को ज़्यादा बढ़ाए हैं और अभी तक 14 से 15 लाख करोड़ आउट ऑफ 50 लाख करोड़ तक हम लोग ले गए हैं। तो ये तो हुआ हमारा पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। खैर इसमें और भी इंटरनल जो चीज़ें हैं कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना रुपया मिला, कौन से सेक्टर को कितना रुपया मिला, इसके बारे में हम लोग और भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे हम लोग जो खर्चा तो पता चल गया, अब थोड़ा रिसिप्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि रिसिप्ट क्या होता है। मतलब कि अगर खर्चा हो गया तो गवर्नमेंट आय कहाँ से करेगी, इनकम कहाँ से, इनकम सोर्स ऑफ इनकम क्या है गवर्नमेंट का, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो अगर गवर्नमेंट की खर्चा 50 लाख करोड़ का है तो उसका जो आय है, इनकम है, वो इनकम भी 50 लाख करोड़ के बराबर का ही होगा। ये फिक्स है, क्योंकि जितने का खर्चा होगा गवर्नमेंट को उतना पैसा तो उसको लाना ही होगा, वो चाहे जैसे लाए। तो 50 लाख करोड़ गवर्नमेंट को कहीं से भी लाना है, तो उस लाने में भी वो दो पार्ट में लाती है गवर्नमेंट। एक को कहती है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरे को कहती है कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट वो हिस्सा होता है जो कि गवर्नमेंट डे बाय डे अपना जो काम कर रही है उसके बदले में गवर्नमेंट को जो पैसा मिल रहा है वो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट को भी हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं, तो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो सारा चीज़ आता है हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट में ही। दूसरा हिस्सा होता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो हिस्सा होता है कि गवर्नमेंट पहले कभी बिजनेस कर रही होगी, उसका कोई कंपनी होगा, उसमें जो उससे मिलने वाले प्रॉफिट हैं वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? कैपिटल रिसिप्ट में। जैसे आप लोग सुने होंगे गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्ट कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, तो वो सब क्या करती है? गवर्नमेंट एक्चुअली अपनी कंपनी को बेचती है, तो उससे भी मिलने वाला पैसा जो होता है वो भी एक तरह से कैपिटल रिसिप्ट में आता है। तो चलिए अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट का जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, उसका कितना हिस्सा एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट है और कितना हिस्सा वो बिजनेस करके एज ए कैपिटल रिसिप्ट के रूप में कमाती है। तो बजट एट द ग्लांस के अनुसार जो हमारा 50 लाख करोड़ का इनकम होना चाहिए, उसमें जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो लगभग 34 लाख करोड़ का है, और जो कैपिटल रिसिप्ट है वो लगभग 15 से 16 लाख करोड़ का है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट भी कैपिटल रिसिप्ट से बहुत ज़्यादा है। मतलब गवर्नमेंट अभी भी बिजनेस से उतना पैसा नहीं कमा रही है जितना कि वो टैक्स कलेक्ट करके कर रही है या अदर वे में नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में वो कलेक्ट कर रही है। अभी भी गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के रूप में जब वो पैसा इकट्ठा करेगी, वो चाहे अपना कंपनी इस्टेब्लिश करके, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा गवर्नमेंट के लिए भी और एक आम जनता के लिए भी। क्योंकि जब कभी गवर्नमेंट
सोर्स ऑफ इनकम को रेवेन्यू रिसिप्ट में ज़्यादा करने की कोशिश करती है तो गवर्नमेंट उसका बोझ लोगों पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट का जो हिस्सा होता है वो एक टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। तो टैक्स रेवेन्यू मतलब लोगों पे लगने वाला टैक्स। अगर वो ज़्यादा सोचेगी कि हमको रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ाना है तो लोगों पे टैक्स बढ़ा देगी, तो उससे लोगों पे ज़्यादा बोझ आता है। लेकिन अगर वो कैपिटल रिसिप्ट को ज़्यादा करने की कोशिश कर रही है, मतलब कि वो कुछ ना कुछ इन पास्ट वो कुछ ना कुछ कंपनी बैठाई है, उससे मिलने वाला वो प्रॉफिट कमा रही है, तो लोगों के पे उस पर बोझ नहीं होता है सिवाय हम लोग का जीडीपी ग्रोथ से। तो ये हुआ हमारा नॉर्मल, हम लोग चर्चा किए कि जैसे हमारा 50 लाख करोड़ का पूरा बजट है जो कि खर्चा भी है और उतना इनकम गवर्नमेंट को इकट्ठा करना है। तो खर्चा दो हिस्से में की है, एक रेवेन्यू खर्चा की है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की है, एक दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर की है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लगभग 34-35 लाख करोड़ का है और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा लगभग 14-15 लाख करोड़ का है। दूसरा चीज़ हम लोग देखें कि जो इनकम है वो भी रेवेन्यू इनकम है और एक कैपिटल इनकम है। तो रेवेन्यू इनकम भी लगभग 34 लाख करोड़ का है और कैपिटल इनकम लगभग 14-15 लाख करोड़ का है। तो ये हमारा एक पहला इस बजट से मिलने वाला हमको सारांश था। दूसरा चीज़ हम लोग थोड़ा इसमें और चर्चा कर देते हैं जो कि खासा लोगों के बीच में रहता है, चर्चा का विषय रहता है, वो है हमारा फिस्कल डेफिसिट। अच्छा, डेफिसिट होता क्या है? डेफिसिट एक्चुअली यही होगा जैसे गवर्नमेंट का खर्चा है 50 लाख करोड़ का और वो इनकम उसको इकट्ठा करना है। तो इनकम अगर वो 50 लाख करोड़ का नहीं कर पाई, अगर उतना इनकम इकट्ठा नहीं हो पाया थ्रू ये टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल रिसीप्ट, तो गवर्नमेंट करेगी क्या? तो गवर्नमेंट कर्जा लेती है, कहीं ना कहीं से कर्जा लेगी, वो चाहे देश में कर्जा ले या बाहर से कर्जा ले। तो जो कर्जा होता है, जैसे हम लोग भी डे बाई डे अपने लाइफ में जब कभी इनकम कम हो जाता है, खर्चा ज़्यादा होता है, तो हम लोग लोगों से कर्जा लेते हैं। सेम तरह गवर्नमेंट भी करती है, गवर्नमेंट लोगों से कर्जा लेती है। वो जो कर्जा होता है, वो जितना अमाउंट कर्जा लेगी वही हो जाएगा हमारा फिस्कल डेफिसिट, वही गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट होता है। तो अब फिस्कल डेफिसिट जब समझ में आ गया तो हम लोग उसका थोड़ा डेटा देख लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली बजट एट द ग्लांस क्या कहता है, कितना फिस्कल डेफिसिट 2025-26 में होने का अनुमान है। तो 2025-26 में जो फिस्कल डेफिसिट है वो हम लोग पहले डेटा में बोलते हैं, फिर उसको हम लोग परसेंटेज में बोलेंगे। तो डेटा में अगर बोले तो लगभग 15 लाख करोड़ का ये हिस्सा, 15 लाख करोड़ ये गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल डेफिसिट के रूप में दिखा रही है। 15 लाख करोड़ फिस्कल डेफिसिट में दिखाने का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट इनकम कलेक्ट कर पा रही है वो ओनली एंड ओनली 35 लाख करोड़ रुपए के बराबर का इनकम कलेक्ट कर पा रही है। बाकी का 15 लाख करोड़ वो कहीं ना कहीं से कर्जा के रूप में आएगी, वही हमारा फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट जो 15 लाख करोड़ है वो एक्चुअली में इसको हम लोग देखते हैं परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कि वो कितना परसेंट ऑफ जीडीपी है। तो हमने पहले ही आपसे बता रखा है कि हमारा टोटल जीडीपी कितना है, तो लगभग 350 लाख करोड़ के बराबर का हमारा जीडीपी है। उसमें 15 लाख करोड़ का क्या है, हमारा फिस्कल डेफिसिट है। तो उसको जब हम लोग परसेंटेज ऑफ जीडीपी में देखेंगे तो लगभग होगा 4.4% ऑफ जीडीपी, मतलब 4.4% ऑफ जो जीडीपी है वो हमारा फिस्कल डेफिसिट है 2025-26 के लिए, ये अनुमान है। ठीक है, तो ये हमारा एक जो जनरल चीज़ें हैं, एक्सपेंडिचर, इनकम और फिस्कल डेफिसिट, ये हमने बता रखा है। अब इसके आगे हम लोग एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, वो है गवर्नमेंट उसको इस तरह से दिखाती है कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है वो कैसे वो खर्चा करेगी और वो उसका जो इनकम आ रहा है वो कैसे आ रहा है। उसको कहती है 1 रुपया वो मान लेती है पूरा, जैसे मान लो 50 लाख करोड़ का उसका खर्चा है और 50 लाख करोड़ का उसका इनकम है, तो उसको 1 रुपया मान लेती है और कहती है इस 1 रुपया को वो कैसे खर्चा करेगी और कैसे वो प्राप्त करेगी। तो उसका भी डेटा पूरा बजट एट द ग्लांस में आपको मिल जाएगा। तो वो पहला कहता है रुपीज़ कम्स फ्रॉम, कहाँ से पैसा आता है, मतलब इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है गवर्नमेंट का, 1 रुपये में उसका परसेंटेज कैसे कैसे जाता है। तो 2025-26 के अनुसार जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा है
इनकम का, मतलब कहाँ से वो पैसा आएगा, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है बोरोइंग, मतलब कर्जा। गवर्नमेंट कर्जे के रूप में जो पैसा ले रही है वो 1 रुपया में लगभग 24% है। मतलब अगर उसको टोटल 50 लाख को हम लोग एक माने हैं तो उसका जो 24% हिस्सा है वो बोरोइंग से, वो कर्जा लेके आई है। दूसरा जो इनकम का सबसे बड़ा पार्ट है 2025-26 के अनुसार, वो है इनकम टैक्स। मतलब अगर 1 रुपये में 24% वो बोरोइंग से लाई है, तो दूसरा वो इनकम टैक्स से लाई है जो कि 22% हिस्सा है। मतलब 1 रुपये में वो 22% हिस्सा वो इनकम टैक्स से लाएगी 2025-26 में। अब हमको एक चीज़ गवर्नमेंट का नहीं समझ में आया, गवर्नमेंट इस बजट को कह रही है आम बजट है, हमने इनकम टैक्स स्लैब में भी लोगों को राहत दे दिया है कि 12.75 लाख तक कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरना है। तो फिर ये 2025-26 तक ये इनकम टैक्स से मिलने वाला सबसे ज़्यादा कैसा हो गया हिस्सा, ये इनकम टैक्स से ही सबसे ज़्यादा पैसा कैसे आ रहा है। खैर, इसके बारे में हम लोग OTR और NTR को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका एक एक्सप्लेन हम लोग वर्जन निकालेंगे, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट का जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम, और ये जो न्यू टैक्स रिजीम 2.0 है ये क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और तब समझेंगे कि इनकम टैक्स क्या है, गवर्नमेंट इसको कैसे इससे खेल रही है। अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि 1 रुपये में कैसे पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। तो पहला है बोरोइंग से, कर्जा लेके आती है, वो सबसे बड़ा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है इनकम टैक्स का हिस्सा। तीसरा हिस्सा है GST, जीएसटी से वो पैसा कलेक्ट करेगी। और चौथा हिस्सा है कॉरपोरेशन टैक्स। मतलब गवर्नमेंट ने बिजनेस पे लगाने वाला जो टैक्स है, उससे मिलने वाला जो टैक्स है, वो चौथे नंबर पे चला गया है। गवर्नमेंट जो अपने स्टार्टअप बिजनेस की बात करती है, उससे मिलने वाला टैक्स अब सबसे कम हो गया, इनकम टैक्स से भी कम हो गया है, GST से भी कम हो गया, अब वो चौथे नंबर पे चला गया है। तो ये कुछ मेन बातें थी, कहाँ से रुपया आता है। अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि वो 1 लाख रुपये, मतलब 50 लाख रुपए 1 रुपये के रूप में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो जाता कैसे है। तो उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो स्टेट शेयर ऑफ टैक्स होता है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्स हम लोग बाद में समझने की कोशिश करेंगे। खैर, उसमें हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझेंगे कि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में। मतलब अगर गवर्नमेंट जो पैसा खर्चा करती है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा वो इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में भी करती है। मतलब जो कर्जा ली रहती है, बोरोइंग के रूप में ली रहती है, उसको चुकाना होता है तो वो इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में चुकाती है। वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है गवर्नमेंट के खर्चे का। अब हम लोग थोड़ा सा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है, जो कि जिसको लेके लोग भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं और लोगों के रूप में लोगों के मन में भी ऐसा रहता है कि गवर्नमेंट दिवालिया हो जाएगी, गवर्नमेंट पे बहुत सारा डेप्ट है, उसको हम थोड़ा से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे गवर्नमेंट जो बोरोइंग करती है या जो डेप्ट लेती है, जो उधार लेती है, उसमें लोगों का रहता है कि गवर्नमेंट के पास उधार इतना सारा है, वो कैसे कवर करेगी। तो पहला तो हमने आपको फिस्कल डेफिसिट के रूप में बता दिया, वो भी एक्चुअली बोरोइंग होता है। वो मात्र कितना है, 4.4% ऑफ GDP है, मतलब 15 लाख करोड़। हमारा GDP है लगभग 350 लाख करोड़ का, और उसमें जो फिस्कल डेफिसिट है ओनली 15 लाख करोड़ का है। ठीक है। दूसरी बात हम लोग आते हैं, जब डेप्ट रिसिप्ट की बात करते हैं, मतलब ये 15 लाख करोड़ जो हमारा बोरोइंग है, इसमें भी जो एक्सटर्नल डेप्ट होता है, जो कि खासा न्यूज़ में रहता है कि लोग, जो हमारी गवर्नमेंट है वो बाहर की सरकार से पैसा ले ली है और बाहर की सरकार अब जैसे बोलेगी वैसे ही गवर्नमेंट को करना होगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जो गवर्नमेंट की डेप्ट बोरोइंग है, मतलब 15 लाख करोड़ की जो बोरोइंग है, उसमें एक बहुत छोटा का छोटा हिस्सा ही एक्सटर्नल डेप्ट के रूप में है, जो कि गवर्नमेंट ये दिखाती है अपने इस बजट एट द ग्लांस में, ये दिखाती है कि उसका जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो ओनली एंड ओनली 23,000 करोड़ का है। अब आप ही देख लो, 23,000 करोड़ और पूरा GDP हमारा 350 लाख करोड़, तो एक्सटर्नल डेप्ट बहुत कम है। एक गवर्नमेंट के लिए इसको मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती है। खैर, जो हमारा FRBM एक्ट कहता है कि 3.5% तक फिस्कल डेफिसिट को ले जाना है, वो एक अलग चीज़ है, उसको हमको ले जाना है, लेकिन
जो अभी भी है प्रेजेंट सिचुएशन है, जो कि एक्सटर्नल जो सिचुएशन अभी चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, वॉर लाइक सिचुएशन है अलग अलग देशों में, तो इन सब सिचुएशन में जो हमने अपने फिजिकल डेफिसिट को 4.4% तक लाया है, एक्सटर्नल डेप्ट को इतने 23,000 करोड़, बहुत मिनिमल अमाउंट है, तो इस अमाउंट तक लाने में गवर्नमेंट का एफर्ट बहुत ज़्यादा सराहनीय कदम ही है, इसको हम लोग ज़्यादा बुरा नहीं मानेंगे। दूसरा अगर हम लोग चर्चा करेंगे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो होता है, जो हमारा आय है, गवर्नमेंट का जो आय है, उसमें जो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा होता है, जिसमें खासा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि टैक्स रेवेन्यू होता है। मतलब गवर्नमेंट अगर इतना चल रहा है, जीडीपी हमारा 350 लाख करोड़ का है, तो गवर्नमेंट उसमें टैक्स कितना कलेक्ट कर पा रही है, तो वो अगर हम लोग नंबर में देखेंगे तो लगभग जो गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो टैक्स कलेक्ट करेगी, नेट टैक्स लगभग 28 लाख करोड़ का है उसका नेट टैक्स रेवेन्यू, मतलब टैक्स 28 लाख करोड़ रुपया कलेक्ट कर रही है। अगर हम इसको परसेंटेज ऑफ जीडीपी के रूप में देखेंगे तो 12% है, 12% अमाउंट वो टैक्स के रूप में कलेक्ट कर लेती है। खैर ये भी न्यूज़ में इसलिए रहता है क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन उठता है कि इतना बड़ा जीडीपी होने के बावजूद, 350 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी है, उसके बावजूद भी हम लोग टैक्स मात्र 28 लाख करोड़ या 12% ऑफ जीडीपी ही कलेक्ट कर पाते हैं, तो ये क्यों? लेकिन इसमें भी हम लोग काफ़ी सुधार लाए। एक समय था जब हम लोग के पास 10% या उससे कम 8% ही, उससे भी कम हम लोग टैक्स को कलेक्ट कर पाते थे जीडीपी के अनुसार, लेकिन आज हम लोग इसमें सुधार ला पाए हैं और आज हम लोग 12% तक टैक्स कलेक्ट कर पा रहे हैं। और फ्यूचर में, इन फ्यूचर जो कि एडवांस कंट्रीज जितने भी हैं, तो एडवांस कंट्रीज़ का 30 से 40% ऐसे चला जाता है टैक्स कलेक्शन जीडीपी के अनुसार, तो उसके हिसाब से अभी हम लोग ठीक सिचुएशन में हैं, आगे हम लोग इसको और इम्प्रूव करेंगे। तो ये एक रहा जो बजट एट द ग्लांस के रूप में, जो एक मोटा मोटी बजट के रूप में हमको जानना चाहिए था, वो है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और हम बता देते हैं जो कि सेक्टर वाइज हम लोग बताते हैं। हमारा ये जो पूरा अगर हम लोग खर्चा देखेंगे गवर्नमेंट का, तो उसको गवर्नमेंट ने अलग अलग जो मिनिस्ट्री या सेक्टर के अनुसार डिवाइड की है। उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो तो इंटरेस्ट पेमेंट है ही। उसके बाद इस बार गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा डिफेंस सेक्टर में, जैसे कि पहले 2-3, इस गवर्नमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा रहता है वो डिफेंस सेक्टर रहता है। तो इस बार भी मेजर आइटम एक्सपेंडिचर में वो डिफेंस को ही रखी है। इंटरेस्ट पेमेंट के बाद डिफेंस सेक्टर को सबसे ज़्यादा पैसा देगी। मतलब अगर 50 लाख करोड़ का खर्चा है तो उसमें से लगभग 5 लाख करोड़ का खर्चा वो डिफेंस सेक्टर में अभी भी दे रही है। दूसरा उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लेकिन चीज़ है देखने के लिए कि दूसरे नंबर पे उन्होंने रूरल डेवलपमेंट को डाला है। मतलब कि इस पूरे हिस्से में लगभग 3 लाख करोड़ का खर्चा गवर्नमेंट इस 2025-26 में रूरल डेवलपमेंट के लिए करने वाली। तो ये बहुत सराहनीय कदम है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है फॉर द पर्पस ऑफ लिवलीहुड, फॉर द पर्पस ऑफ जो पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात होती है, तो उसके लिए भी बहुत काम की चीज़ होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, दो, जैसे एक तो एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर पे भी गवर्नमेंट लगभग 2 लाख करोड़ की खर्चा करने वाली है इस 2025-26 में। अब हम लोग ये जो पूरा डेटा देख रहे हैं ना, इसको आप दो रेफरेंस में देखिए। एक तो बजट के रेफरेंस में, एक टोटल ओवरऑल जीडीपी के रेफरेंस में। जब हम बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे खर्चा 2025-26 में लगभग 2 लाख करोड़ का होगा, तो बजट में कितना होगा? 50 लाख करोड़ का हमारा बजट है, उसमें 2 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर पे खर्चा होगा, ठीक है। और अगर पूरे जीडीपी के अनुसार देखिएगा तो 350 लाख करोड़ का हमारा पूरा जीडीपी है, उसमें ओनली 2 लाख करोड़ रुपया इस साल एग्रीकल्चर पे खर्चा होने वाला है। एक वेरी इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर जो कि गवर्नमेंट चाह भी रही है या हम लोग की भी इच्छा होती है, एक आम जनता चाहता भी है कि एजुकेशन सेक्टर पे गवर्नमेंट इतना खर्चा क्यों नहीं बढ़ाती है, पैसा क्यों नहीं बढ़ाती है। तो उसका एक जवाब ये होता है कि एजुकेशन सेक्टर, पहला बात तो हम लोग जब खर्चा देखते हैं तो टोटल गवर्नमेंट की खर्चा देखते हैं। मतलब टोटल गवर्नमेंट में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाता है और इतना हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका भी आता है। ये जो बजट है ये ओनली एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50 लाख करोड़ के बारे में जानती है। इसके अलावा जो बजट होगा वो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट की बजट आएगी, उसमें हम लोग ऐड करेंगे। तो इस 50 लाख करोड़ जो सेंट्रल का बजट है उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो एजुकेशन पे मात्र 1.28 लाख करोड़ ही खर्चा करेगा वो एजुकेशन सेक्टर पे।
यहाँ यही गवर्नमेंट थोड़ा सा हमको पीछे दिखाई देती है, क्योंकि 50 लाख करोड़ बजट का एक आपने बहुत एक छोटा हिस्सा एजुकेशन सेक्टर पे दिया है। इसको एक स्टूडेंट होने के नाते, एक रिसर्च स्कॉलर होने के नाते, एक एजुकेशन सेक्टर से जुड़े होने के नाते इतना समझ में आता है कि ये बजट पर्याप्त नहीं होता है, इसको और भी बढ़ाना चाहिए। अलग अलग सेक्टर में, वो चाहे रिसर्च कैटेगरी हो या टीचिंग कैटेगरी हो या अदर जो हम लोग IIT NIT जो हम लोग वॉलंटरी कोर्स देखते हैं, इन सारे कोर्सेज में बढ़ाइए गवर्नमेंट, और इसको बजट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बजट के अनुसार भी और पूरे GDP के अनुसार भी बहुत कम बजट होता है। अगर हम लोग ओवर पूरा गवर्नमेंट का भी बजट देख ले तो ये मात्र 3 से 4% ऑफ GDP होता है। ये तो बहुत कम है। 1.2 लाख करोड़ को अगर टोटल GDP के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 0% आता है ऐसा GDP का, तो ये बहुत कम है। इसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और आगे इसको ध्यान देना चाहिए कि इसको और कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि ये जो भी की है इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छा भी है और कुछ चीज़ें जो की हैं इसको गवर्नमेंट को सुधारना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आगे के बजट में भी उसमें गवर्नमेंट को सुधार करने की कोशिश करेगी और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी। तो इसी के साथ हम लोग जो नॉर्मल बजट पे हम लोग डेटा वाइज बात करने वाले थे वो रहने देते हैं। इसके आगे के वीडियो में हम लोग और भी कुछ अगर होगा इसके बारे में तो एक्सप्लेन्ड हम लोग सीरीज़ निकालेंगे और उसमें हम लोग बजट के बारे में और गहन चर्चा करेंगे। तो अमन जी, आपने जितना एनालिसिस किया ओवरऑल तो सारी चीज़ें कवर कर लिया आपने, मतलब कुछ ऐसा डायमेंशन मुझे नहीं लगता जो बचा है। लेकिन एक जो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर रहता है हेल्थ का, स्वास्थ्य का, और यहाँ पे एक फेमस सेइंग भी है, जान है तो जहान है। तो इस जान और जहान के लिए हम कितना अभी पीछे हैं और कितना अभी हमें और करने की ज़रूरत है इस बजट में? देखिए, अगर हम लोग हेल्थ सेक्टर की बात करें, पहले से भी गवर्नमेंट काफ़ी इस पे स्कीम चलाती है हेल्थ सेक्टर में। जैसे कि ये अगर हम लोग जन आरोग्य मिशन के रूप में देख लें, हेल्थ मिशन बहुत सारे चलते हैं, वो अर्बन हेल्थ मिशन, रूरल हेल्थ मिशन, अलग अलग बहुत सारे मिशन चल रहे हैं हेल्थ के लिए, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही। लेकिन इसमें सबसे जो मुख्य बात ये है कि जो हेल्थ सेक्टर है वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट का है। मतलब संविधान में अगर शेड्यूल हम लोग देखेंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आता है। तो इसका जो खर्चा का जिम्मा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एक सपोर्टिंग रोल के रूप में रहती है इस हेल्थ सेक्टर में। हालांकि जो सपोर्टिंग रोल होना चाहिए वो भी अभी बजट के अनुसार वो भी कम है, क्योंकि अगर हम लोग प्रेजेंट 2025-26 का भी बजट देखें तो जो हेल्थ सेक्टर जो गवर्नमेंट कह रही है वो 2025-26 में कितना खर्चा करेगी, वो मात्र 98,000 करोड़ रुपया है। मतलब कि अगर वो पूरे बजट का हम लोग देखें परसेंटेज तो मात्र 2%, लगभग 2% ऑफ बजट है। मतलब अपने पूरे बजट का वो मात्र 2% हिस्सा हेल्थ में दे रही है। तो एज ए सपोर्टिंग रोल भी वो बहुत कम है। हेल्थ पे तो और खर्चा होना चाहिए। इसके साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन, ये दो सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश के लिए। अगर ये दो चीजें ठीक हैं तो गवर्नमेंट कोई भी, उसके अलावा आप लोग सोच लीजिए, वो चाहे लिवलीहुड की बात कर लीजिए, एम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए, लेबर क्लास की बात कर लीजिए, स्किलिंग की बात कर लीजिए, ये बेटर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी इस पर कम खर्चा की है। तो ये सोचने की बात है, गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए कि आगे हम लोग कैसे, किस वे में, इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में ही खर्चा बढ़ा दीजिए, लेकिन बढ़ाइए हेल्थ एक्सपेंडिचर को और बढ़ाइए और बढ़ाना चाहिए। तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें कैसे इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। अभी के प्रेजेंट बजट में थोड़ा सा हमको इसमें कम हिस्सा लग रहा है, इस हिस्से को और बढ़ाना चाहिए। तो अमन जी, जो ये कल बजट आया है इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो बजट गवर्नमेंट ने दिया है, क्या ये बजट सफिशिएंट है और ये बजट टोटल GDP का कितना है? और ये जो नई IITs की बात कर रहे हैं उसमें जो सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं या फिर नई IITs ये डेवलप करेंगे, नई IIT ये खोलेंगे और मेडिकल की फील्ड में साथ ही साथ जो ये नई सीटों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्या ये नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे या फिर उसी में सीट को मर्ज कर देंगे,
उसी में सीट को बढ़ा देंगे। चलिए ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं हम। जैसा कि इनका रहा है मेनली एजुकेशन, मतलब रिसर्च पे क्या खर्चा गवर्नमेंट करने वाली है, और उसमें एक हिस्सा होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो इस पे जो जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है 2025-26 में, पहला तो हम लोग थोड़ा डेटा देखते हैं। जैसे कि आपने कहा कि कितना परसेंट खर्चा करने वाली है, तो परसेंटेज के अनुसार देखिएगा तो बहुत कम है। वो तो एकदम मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट है अगर हम लोग टोटल जीडीपी के अनुसार देखेंगे। लेकिन बजट के अनुसार अगर देखें हम लोग तो 2.5% ऑफ बजट है। मतलब अगर 50 लाख करोड़ है तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि एजुकेशन पे हम लोग 1.3 लाख करोड़ का हम लोग खर्चा करेंगे इस साल। लेकिन वो भी निग्लिजिबल अमाउंट है, उसको और बढ़ाना चाहिए। आप चाहे उसको मोनेटाइज करके बढ़ाइए या किसी वे में बढ़ाइए, खर्चा बढ़ाइए, इसमें पैसा बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा है कि एक्सपेंशन किस तरह का एक्सपेंशन गवर्नमेंट करना चाह रही है, तो दोनों तरह का एक्सपेंशन, इसमें सीट एक्सपेंशन की भी बात है और इंफ्रा एक्सपेंशन की भी बात है। सीट एक्सपेंशन आईआईटी में भी है, जैसे वो चाह रही है कि सीट को और बढ़ा दिया जाए, और दूसरा मेडिकल कॉलेजेस में भी वो सीट एक्सपेंशन की बात कर रही है। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन भी है। इससे जैसे कि पहले भी गवर्नमेंट इस पे बहुत सारा स्कीम ला चुकी है, वो आईआईटी के लिए भी और मेडिकल कॉलेज के लिए, एम्स वगैरह के लिए भी वो स्कीम कंटिन्यू है, उसको ना बंद किया गया है, उस पे बजट एलोकेट हुआ है, तो वो चीज़ें कंटिन्यू है, एक्सपेंशन का काम जारी रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने फर्दर सीट एक्सपेंशन की भी बात की है, उसमें और भी सीट हम लोग बढ़ाएंगे। दूसरी बात और है जो गवर्नमेंट एजुकेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, वो ये है कि इस बार पीएम रिसर्च फेलोशिप एक नया चीज़ उन्होंने लाया है, और उसमें ये चीज़ उन्होंने बोला है कि इस फेलोशिप को और बढ़ाया जाएगा। वो चाहे नंबर ऑफ फेलोशिप्स बढ़ाया जाए या उसका अमाउंट ऑफ फेलोशिप्स बढ़ाया जाए, दोनों के रूप में एक्सपेंशन होगा। मतलब कि रिसर्च में भी मिलने वाला फेलोशिप को बढ़ाया जाएगा इस बजट के अनुसार। दूसरा चीज़ इसमें जो है R&D सेक्शन, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन कहलाता है, उसमें भी गवर्नमेंट ने एक छोटा अमाउंट खर्चा किया है, हिम्मत उठाया है गवर्नमेंट। नहीं, पहली बार नहीं है, R&D सेक्टर में खर्चा होता है, लेकिन अब चूंकि हमारे देश में जो अदर समस्याएं हैं वो इतना हावी है कि हम लोग R&D सेक्टर पे उतना खर्चा नहीं कर पाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट धीरे धीरे एफर्ट उस पर लगा रही है, कोशिश कर रही है कि उसको भी कैसे बढ़ाया जाए। तो इस बार जैसे R&D सेक्टर में ये 20,000 करोड़ एलोकेट किए, मतलब हमारा जो 50 लाख करोड़ का बजट है उसमें एक मिनिमल 20,000 करोड़ का जो है वो R&D सेक्शन में भी वो इस बार खर्चा करने के लिए बोली है। इसके साथ साथ ही इन्होंने थोड़ा और एजुकेशन में एआई की भी बात इस बार इन्होंने किया है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, एक तो इस बार इकोनॉमिक सर्वे अगर हम लोग देखेंगे तो उसका एक पूरा चैप्टर ही है इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन लेबर, पूरा एक चैप्टर है। मतलब गवर्नमेंट को भी एआई का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि वो कैसे फ्यूचर में या तो एम्प्लॉयमेंट खाएगी लोगों का या अदर वे में वो लोगों को डिसरप्ट करेगी। तो गवर्नमेंट को इसका ध्यान है, और इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने री स्किलिंग की भी बात की है कि एआई से रिलेटेड कैसे स्किल बढ़ाया जाए। तो गवर्नमेंट इस बजट में एआई को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है और उसके लिए पैसा भी उन्होंने एलोकेट किया है। जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन के लिए भी वो 500 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। तो ये एक सराहनीय कदम है, क्योंकि देखिए जब स्टार्ट होता है तभी उस पर हम लोग फर्दर और भी खर्चा बढ़ाने की बात करते हैं, उसको इम्प्रूव करने की बात करते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट है, बढ़िया है, इसको और भी हम लोग ज़्यादा अच्छे करने की कोशिश करेंगे। मेरा ये सवाल रहेगा कि गवर्नमेंट ने जो अभी लेटेस्ट बजट पेश किया है, इसमें सोसाइटी के जो सबसे वनरेबल सेक्शन होते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड, तो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए सरकार जो भी दे रही थी बजट में एलोकेशन, उसको स्टेबल रखती है, कुछ बढ़ाती नहीं है। जबकि हम ये देखते हैं कि बच्चों में स्टनिंग, वास्टिंग और नाटापन की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं, और इसमें पोषण तत्वों की बढ़ाने की आवश्यकता है सरकार को। तो इस पर सरकार ने अभी अपने बजट को सीमित रखा है, और जितना वो देते आई है गत 3 वर्षों में, उतना ही उन्होंने फिर से एलोकेट किया है, कुछ और बढ़ाया नहीं है। तो इस पर मुझे लगता है कि सरकार को और काम करना चाहिए था। मैं आपका राय जानना चाहता हूँ, अमन जी। देखिए, गवर्नमेंट ने जो इस बार का जो बजट है, वो इसका जो मेन थीम है उसमें भी नारी है और यूथ है और गरीब भी है, और चौथा अन्नदाता भी है। अन्नदाता ही गरीब है, हमारे देश में तो लगभग अन्नदाता माने जाते हैं गरीब हैं।
तो चारों ये जो थीम बनाए गए हैं, ये उसी के लिए जो आपने बोला है कि गरीबी को कम नहीं कर पा रहे हैं, रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, तो ये थीम ही उनका यही है। अब हम लोग इस थीम को अगर ब्रॉडली चर्चा करें, जैसे कि आपने बोला है कि एग्रीकल्चर पे खर्चा बढ़ा नहीं रही है, ठीक है? तो खर्चा जैसे गवर्नमेंट भी ये सोचती है कि एक होता है जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, तो ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा हर एक सेक्टर में खर्चा अगर हम लोग बढ़ा दें, तभी उसमें हम लोग बेटर कर दिए हों। ये भी होता है कि गवर्नमेंट उसका एलोकेशन किस प्रकार की है। तो जैसा कि जो ये बजट आया है, इसमें जो नए-नए चीज़ों की इन्होंने चर्चा किया है, वो नया है, वो इनोवेटिव है और ये अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए हम एग्रीकल्चर पे खर्चा कर रहे हैं और वो खर्चा ऐसे कर दें कि कैनाल बनवा दें, किसानों को 6,000 रुपया बँटवा दें। अगर खर्चा यही है और अगर हम लोग चाहें कि इसी को बढ़ा दें, 6,000 से बढ़ा के 10,000 कर दें और उससे गवर्नमेंट की खर्चा तो बढ़ जाएगी, दिखेगी कि गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अभी करंट सिचुएशन है, जिसमें किसान एक तरफ तो वो इनकम से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ क्लाइमेट से भी जूझ रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट, क्योंकि आप कितना भी पैसा दे दो किसानों को, वो लगा रहे हैं पैसा, लेकिन अनाज ही नहीं उपजेगा, तो फिर किसान क्या करेगा उसके बाद? तो दोनों तरफ से गवर्नमेंट को सोचने की आवश्यकता है और ये कोशिश भी कर रही है गवर्नमेंट। एक तरफ तो अभी भी उस स्कीम को कंटिन्यू रखी है, वो जो जिसमें 6,000 रुपया वो पीएम किसान जिसको बोलते हैं, वो उसको अभी भी कंटिन्यू रखी है। तो डिमांड साइड उन्होंने अभी कंटिन्यू रखा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया। सप्लाई साइड मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए-नए चीज़ों को लाया है। जैसे मैं मुख्यतः एक जैसे आपने चर्चा किया कि माल न्यूट्रिशन जैसे लोगों में ज़्यादा है, तो माल न्यूट्रिशन को कम करने का क्या है तरीका? यही है ना, न्यूट्रिशन बढ़ाओ उसका, लोगों को न्यूट्रिशियस फूड मिले। न्यूट्रिशियस फूड कैसे मिलेगा? तो वैसे मिलेगा, पल्सेस ज़्यादा खाएँगे, दाल वाला अमाउंट ज़्यादा खाएँगे, मोटा अनाज ज़्यादा खाएँगे, तो गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है। अब जैसे कि इस बार की बजट में भी पल्सेस में आत्मनिर्भरता की बात की गई है, कि कैसे हम लोग पल्सेस में आत्मनिर्भर हों और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोडक्शन को बढ़ाएँ और जिस प्रकार हम लोग पीडीएस के माध्यम से गेहूँ और चावल बाँट रहे हैं, उस प्रकार पल्सेस को भी भारी अमाउंट में हम लोगों के बीच में ले आएँ। तो इसकी चर्चा गवर्नमेंट ने की है। एक बहुत अच्छा चीज़ जो कि गवर्नमेंट ने इस बजट के अनुसार इस बजट में बोला है, वो बोला है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। अब देखिए, जैसे हम लोग कितना भी खर्चा कर लें, पैसा लगा लें खेत में, लेकिन अगर हमारा सीड बढ़िया नहीं है, सीड रेज़िलिएंट नहीं है, किसी काम का नहीं है पैसा। मतलब अगर आज के समय में जैसे हम लोग यही देखते हैं कि बारिश आना चाहिए अक्टूबर महीने में, आता है फरवरी के महीने में। तो ये तो समय का हो गया, हेर-फेर हो गया, हमको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये हेर-फेर क्यों हुआ है? क्लाइमेट की वजह से हुआ है, क्लाइमेट चेंज है। तो होना क्या चाहिए कि जो सीड बनाओ, वो इसी के अनुसार बनाओ कि भाई जो हमारा रबी क्रॉप है और रबी क्रॉप में जो बारिश चाहिए वो तो नहीं मिल रही है, वैसा सीड बनाओ कि नहीं मिलेगी, लेकिन तब भी हमारा गेहूँ उपजना चाहिए। तो इसे कहेंगे कि गवर्नमेंट ने किस प्रकार एक इनोवेटिव खर्चा किया। तो गवर्नमेंट ने ये लाया है, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स लाया है, तो इससे वो बेहतर सीड्स लाएगी। जैसे आप लोग को याद होगा ग्रीन रेवोल्यूशन है, वो किसकी वजह से आया? सीड की तो वजह से आया। एक हाई यील्डिंग सीड आया और उससे एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया। तो जब तक उस तरह से खर्चा गवर्नमेंट नहीं करेगी, तब तक हम लोग सुधार की बात नहीं करेंगे। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट इस पे कदम है। एक दूसरा भी है, जो इस बार गवर्नमेंट जैसे क्रेडिट इन्हांसमेंट के रूप में करती है। किसानों को क्रेडिट की जो आवश्यकता होती है, वो ज़रूरी भी है, तो उसमें भी इन्हांस इस बार की है गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ध्यान दी है। और ये तो मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर हम लोग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की भी बात करें, तो इंडस्ट्री में भी इस बार गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि एमएसएमई का डेफिनिशन चेंज कर दिया है। एमएसएमई के डेफिनिशन चेंज होने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उसका क्या कर दिया है कि टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा दिया। जैसे पहले अगर जो माइक्रो एंटरप्राइजेस थे, वो जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के बराबर में होता था, उनको मान लिया जाता था कि वो माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है? अब उसको बढ़ा के 5 कर दिया गया है या 2.5 कर दिया गया है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि अब अगर कोई एंटरप्राइजेस 2 करोड़ कमा रहा है या इन्वेस्टमेंट है उसका, तो वो अभी काउंट नहीं होगा। काउंट नहीं होने का क्या मतलब है कि उस पे अभी रूल एंड रेगुलेशन नहीं चलेगा, यानी कि वो भी फ्रीली काम करेगा, फ्रीली लोगों को एम्प्लॉयड करेगा। तो ये एक चेंज करने का डेफिनेशन, ये भी एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने, इनकम बढ़ाने की ओर ही
एक कदम होता है जो कि इस बजट में गवर्नमेंट ने की है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी गवर्नमेंट सपोर्ट की बात कर रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट इस बजट में इसको लेके भी चर्चा किया है। जैसे एक चीज इसमें ये बताइए, जैसे ओवरऑल पूरे बजट को हम्म। लेकर के अगर ये कहा जाए कि ये आगे चल के इंडिया को क्या और बेनिफिट मिलेगा, हम्म। वो चीज आपको इसमें क्या दिखती है? देखिए, तो इसके लिए तो पूरे हमको बजट का एक हम लोग समरी देखना पड़ेगा। जैसे छोटा छोटा मोटा मोटी एक बताइए कि जैसे कि 12 लाख का टैक्स छूट गया, ठीक है ना, एक तो इसका भी ये भी कुछ लोगों को बता दीजिए, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे 12 लाख रुपए की सैलरी इनकम हुई तो उसमें 0% टैक्स है। फिर आ जाता है कि 0 to 4 लाख पे 0% है, 4 से 8 लाख पे 5% है। तो ये कैसे अंतर डिफाइन करते हैं, पहली चीज। तो दूसरी चीज, इनसे ये टैक्स अगर रिवील होता है, मतलब छूट मिलती है 12 लाख पे, तो फिर लोग ज्यादा पैसा खर्च भी करेंगे, उनकी सैलरी भी उस हिसाब से होती है। पहले ये 7 लाख था, 7 लाख में भी 0% टैक्स हो रहा था, वो 12 लाख हो गए। तो और टैक्सेशन जो लोग दे रहे थे वो और कम हो जाएंगे, उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, पिछले वर्ष ही उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स जैसे जो 30% लगता था उसको 25% कर दिया, जिसके कारण लगभग 70,000 करोड़ रुपए विदेशी निवेश 8 महीने में हट गए। तो वो भी एक सरकार का अच्छा कदम था, लेकिन यहाँ नुकसान हो गया। तो इस तरह को कैसे देखेंगे? देखिए, जैसे आपने जो ये टैक्स की जो चर्चा किया है, तो इसको हम लोग बेसिकली इनकम टैक्स कहते हैं। दूसरा एक जीएसटी होता है, ग्रॉस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि हम लोग आम जो खर्चा करते हैं उस पे लगता है। तीसरा ये कॉर्पोरेशन टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे टैक्स रेवेन्यू का। तो पहली बात कि आप कह रहे हैं कि टैक्स रिबेट ज़्यादा हम कर दिए। जो पहले 7 लाख तक का कोई पैसा नहीं लगता था, कोई टैक्स नहीं लगता था, अब उसको बढ़ा के ये लगभग 12 लाख तक कर दिए हैं। इसका मतलब ये होता है कि टैक्स रिबेट को बढ़ा दिया गया है। मतलब अगर लोग 12 लाख तक का इनकम है इनका, और अगर ये लोग खर्चा कर दिए हैं या तो डिडक्ट करा दिए हैं, मतलब डिडक्ट मतलब एलआईसी में वेरियस लोन बहुत तरह का डिडक्शन होता है, वो करा दिए हैं, तो उसमें इनको रिबेट मिलेगा। तो वो चीज मतलब लोगों को कराना पड़ेगा। जैसे कि 0 से 4 लाख का जो नील है वो पूरी तरह नील है, उसमें डिडक्शन का कोई बात नहीं होता है। कोई आपको डिडक्शन नहीं कराना है। वो अगर आप 4 लाख के अंदर में आते हैं, आपको कोई ना डिडक्शन कराना, वो 0 ही है। लेकिन जो ये 4 से 8 और 8 से ऊपर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, तो उसमें डिडक्शन कराना होता है। वो तब आप आते हैं जीरो टैक्स रिजिम में। तो डिडक्शन कहाँ होता है? तो हम लोग कहाँ खर्चा करते हैं? एलआईसी में दे देते हैं। तो एलआईसी में जब हम लोग दे रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है। गवर्नमेंट को इधर उससे प्रॉफिट होगा या वो लोगों को रोजगार आगे देगी चल या के कुछ हमें ही भी मिलेगा करेगा। वापस। हाँ। दूसरा चीज है कि गवर्नमेंट ने इस इनकम टैक्स डिडक्शन को बढ़ा दिया, 12 लाख तक कर दिया है। तो गवर्नमेंट को इस पे फायदा क्या है? फायदा है। आप जब 2025-26 का एस्टिमेशन देखिएगा, उस एस्टिमेशन में गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे टैक्स रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा इस बार इनकम टैक्स रहने वाला है। तो मतलब जैसे लोगों को लग रहा है कि हम क्या करेंगे, ये रिबेट करा के या 12 लाख करोड़ करके गवर्नमेंट ने हमको रिलीफ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स तो कटेगा, उसके बाद आपको डिड्यूस कराना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसीलिए इसमें इनकम टैक्स सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा जीएसटी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपके पास इनकम एक्स्ट्रा आ रहा है, आप उसको खर्चा करोगे ना। जितना ज्यादा इनकम आपके पास बचेगा, आप उतना ज्यादा खर्चा करोगे। उस खर्चे के लिए जीएसटी दूसरे नंबर पे आ गया। जितना ज्यादा आप खर्चा करोगे, जीएसटी उतना बढ़ेगा। एक तो जीएसटी हर एक चीज पे लग गया है। नाउ लगभग एवरीथिंग पे अब जीएसटी है। लोगों को किसी ना किसी रूप में जीएसटी पे करना है, तो एक्स्ट्रा इनकम जीएसटी रूप में देंगे। तो हमारे टैक्स रेवेन्यू में दूसरा हिस्सा आ गया। कॉर्पोरेशन टैक्स नीचे हो गया। क्यों हुआ है? क्योंकि अभी भी हमारे देश में सैलरीड पर्सन ही ज्यादा है जो कि टैक्स देते हैं। बिजनेस सेक्टर अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जिस लेवल का हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। तो इसलिए अभी भी वो कॉर्पोरेशन टैक्स नीचे घिसक के चौथे नंबर पे आ गया। तो ये चीज है जिसमें हम लोग को अभी भी इसमें सोचने की आवश्यकता है कि एक समय था, जैसे हम लोग अगर हिस्ट्री की बात करें तो इतिहास में इनकम टैक्स नाम का कोई चीज नहीं होता था। उसमें 2 ही टैक्स रहता था। एक ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स है आज का, जिसको आज हम लोग कॉर्पोरेशन टैक्स करते हैं, उसी समय वो टैक्स लगता था। जैसे माप पे टैक्स लग जाता था, अगर कोई बना रहा है कोई चीज, मटका बना रहा है, उस पे टैक्स लग जाता था। तो वो एक तरह का कॉर्पोरेशन टैक्स लगता था। दूसरा लगता था जीएसटी।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स उस समय भी लगता था, जैसे हम इतना प्रोड्यूस कर दिए तो इसका इतना भाग आप टैक्स के रूप में जाके राजा को पे करिए, फिर उसके बाद और कुछ बनेगा तो वो प्रोडक्शन टैक्स के रूप में फिर आप पे करिए। तो मतलब जीएसटी और कॉर्पोरेशन टैक्स पहले था, लेकिन इनकम टैक्स कहीं नहीं था। लेकिन हम लोग इनकम टैक्स को आज सबसे बड़े हिस्से के रूप में मान रहे हैं। तो ये एक तरह से डिमोटिवेटिंग भी होता है। बहुत लोग जो कमाने वाले ग्रुप में रहते हैं, इनकम वाले ग्रुप में रहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग भी रहता है कि हम कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद इतना सारा हम पैसा एज ए इनकम टैक्स के रूप में भरेंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए तो सरकार को? गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आप जो ये टैक्स रेवेन्यू है या कलेक्शन है, आप इनकम टैक्स को थोड़ा सा कम करके आप कॉर्पोरेशन टैक्स में बिजनेस को प्रमोट कराइए, उससे टैक्स ज़्यादा लीजिए, उसको एडजस्ट करिए, मॉडरेट करिए उसको, जहाँ से मिल सकता है। जैसे इस बार के बजट में एंजल टैक्स को गायब कर दिया गया, तो गायब नहीं करना है, आप उसको मॉडरेट करिए ना, जिसमें कि लोग इससे भी सहूलियत रहे कि वो अपना बिजनेस भी कर ले, वो भी ग्रो होते रहे। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। इस बजट में रोजगार को लेकर के कुछ बजट में रोजगार को लेके भी काफ़ी चर्चा है। इसमें तो पहला चीज़ यही है, डेफिनेशन जो बदला है एमएसएमईज़ का, तो उससे भी खासा इम्पैक्ट रोजगार पे पड़ेगा, क्योंकि उससे इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर बढ़ जाता है, तो कंपनी अंडर द रूल्स कम आती हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़ाते हैं। दूसरा और भी चीज़ है, जैसे इनका जो पूरा जो चर्चा रहा है बजट में, वो ग्रोथ से रिलेटेड रहा है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रहा है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही होता है कि रोजगार को ज़्यादा बढ़ावा देना। तो उसमें गवर्नमेंट का रहा है, उसमें एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, सब में गवर्नमेंट ने रोजगार की बात की है। लेकिन हाँ, एक जो चीज़ है जो कि अभी भी इस चीज़ में कमी लग रही है, जो गवर्नमेंट चाहे उस पे अभी देख नहीं रही है, काम करने की कोशिश नहीं कर रही है, जो कि इनवॉलंटरी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब लोग चाहते हैं लेकिन उनको उस तरह का काम नहीं मिल रहा है। जैसे अगर आप पढ़े लिखे हैं और अगर उस लेवल का आपको, लेवल मतलब क्या होता है भाई, अगर हम पीएचडी कर लिए हैं, बीटेक कर लिए हैं, हम इंजीनियर हैं, तो ऑफ कोर्स ही हम ऐसा काम चाहेंगे जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी और हाई, ऐसे ही काम सोचेंगे। अब जहाँ पे प्रोडक्टिविटी मेरा लो है, मेरा अब आप कहेंगे पकौड़ा बेचने के लिए, तो एक नहीं होगा। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को थोड़ा सोचने की आवश्यकता है कि जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, जो उस लेवल पे है, तो उसको उस तरह के काम देने की कोशिश की जाए। इधर स्किलिंग दे के स्किल करिए, उसको री-स्किल करिए, अप स्किल करिए, लेकिन थोड़ा गवर्नमेंट को इस तरह से सोचना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए पहली बात तो, और इतनी चर्चा हुई। तो आपको जो भी सवाल इसमें होगा आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, हम इनसे पूछ करके आपको ज़रूर जवाब देंगे। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। अरे यार, धन्यवाद।